नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म एमपी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को जय माता दी। जब आप लोग ये क्लास देख रहे होंगे, हम आप लोगों से मुलाकात कर रहे होंगे सीधा वैष्णो देवी से। तो माँ वैष्णो देवी से आप सबकी सफलता के लिए और आप लोग आगे अच्छा करें भविष्य में, हमारी पूरी टीम के साथ हम वैष्णो देवी होंगे। तो चलते हैं, अपनी बातें करते हैं। जहाँ तक हमने कल बात की थी उसी के आगे चल रहा है। कल हमने कहा था, आपको पढ़ाते हुए सिंधिया राजवंश को पढ़ा रहा था मैं, और सिंधिया राजवंश में मैं जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो सिंधिया राजवंश है हमारा, यह आपको किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो यह ग्वालियर के क्षेत्र में दिखाई देता है। लेकिन आरंभिक तौर पर इसकी स्थापना राणोजी सिंधिया द्वारा जब की जाती है तो कहाँ पर, उज्जैन में की जाती है। बाद में महारजी सिंधिया द्वारा आपका ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की जाती है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद हमने बात कर ली थी कब तक की, दौलत राव सिंधिया तक की। दौलत राव सिंधिया जी ने क्या किया, दौलत राव सिंधिया जी ने 1810 ईस्वी में सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन से बदल करके किसे बना दिया, आपका ग्वालियर को बना दिया। और इन्हीं के समय में हमने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी देखा था। अब एक इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे जाएंगे कौन, तो हम बात करेंगे जयाजी राव सिंधिया को लेकर के। तो आइए आप सभी हेडिंग डाल दीजिएगा, जयाजी राव सिंधिया। किसकी बात करेंगे, तो आपके सामने होंगे जयाजी राव सिंधिया को लेकर के हमारी बात चल रही होगी और जयाजी राव सिंधिया से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा आप सभी, जयाजी राव सिंधिया। ठीक है, किसकी बात करेंगे, तो जयाजी राव सिंधिया की बात करेंगे। इनकी बात हम क्यों कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन द ईयर ऑफ 1857 1857 की क्रांति के समय ये सिंधिया वंश के प्रमुख थे। तब आपको दिखाई दे जाएंगे 1857 की क्रांति के समय सिंधिया वंश का अगर आपसे प्रमुख पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, जयाजी राव सिंधिया को बताना है। जब 1857 की क्रांति हो रही उस समय सिंधिया वंश के राज प्रमुख के रूप में आपको कौन दिखाई देंगे, जयाजी राव सिंधिया देखने को मिलेंगे। जयाजी राव सिंधिया ने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग न देकर के बल्कि किसका सहयोग किया, इन्होंने ब्रिटिश का सहयोग किया। जब रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के नेतृत्व में ग्वालियर के क्षेत्र में हमला बोला गया तो जयाजी राव सिंधिया क्या करेंगे, यहां से अपने पूरे परिवार के साथ भाग करके आगरा की छावनी में इन्होंने क्या किया था, शरण ले ली थी। ये ग्वालियर को छोड़ करके निकल जाते हैं और जाकर के कहां पर छिप जाएंगे, आगरा में ब्रिटिश छावनी में जाकर के अपनी शरण लेंगे। याद रखेंगे, इस बात को भी नोट कर लेते हैं। 1857 की क्रांति में क्रांति के समय सिंधियाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। किसका साथ देते हैं, ब्रिटिश का। ये 1857 की क्रांति के समय भागकर आगरा में ब्रिटिश के पास शरण लेते हैं। ठीक है, कहां पर शरण लेंगे, आपका ब्रिटिशर्स के पास जाकर के ये शरण ले लेंगे। 1857 की क्रांति के समय जब आप देखेंगे तो ये जाकर के कहां पर, ब्रिटिश छावनी आपको दिखाई देगी आगरा, और आगरा ब्रिटिश छावनी में जाकर के क्या करते हैं, शरण ले लेते हैं। तो यहां पर आपको 1857 की अगर हम बात करते हैं तो जयाजी राव सिंधिया के द्वारा ब्रिटिश छावनी में जाकर के शरण ले ली जाएगी।
और शरण लेने के बाद ये वहीं से अपना क्या करेंगे, राज्य बचाने के लिए ब्रिटिशों से गुहार मांगेंगे और दुहाई देंगे, तो ब्रिटिश क्या करेंगे, इनकी मदद कर देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसको लेकर के, माधवराव सिंधिया को लेकर के। आपने इनका नाम सुना, 1886 से लेकर के 1925 तक आपका शासन करेंगे। माधवराव सिंधिया, कौन आपको दिखाई देंगे, माधवराव सिंधिया जी आपको देखने को मिलेंगे। 1886 से लेकर के कब तक, 1886 से लेकर के 1925 ईस्वी तक क्या रहेंगे, सिंधिया राजवंश के प्रमुख के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये माधवराव सिंधिया आपको कब तक दिखाई दे जाएंगे, तो 1925 तक आपको देखने को मिलेंगे। याद रखेंगे, इन्हीं के समय आपको क्या दिखाई देता है, स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय, ग्वालियर के शासक थे। ठीक है, किसके शासक थे, ग्वालियर के शासक थे। इन्हीं के समय 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान में, माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण हुआ। ठीक है, किसका निर्माण होता है, आपका जॉर्ज कैसल भवन का, जो आप लोग देखते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, जॉर्ज कैसल भवन। ये भी आपको कहां पर दिखाई दे जाएगा, जॉर्ज कैसल भवन आपको देखने को मिलेगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में। गांधी जी के आगमन के समय अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मध्य प्रदेश में ग्वालियर या सिंधिया वंश का शासक कौन था, तब आप क्या बताओगे, गांधी जी 1915 में आए। आपको कौन दिखाई दे जाएंगे, माधवराव सिंधिया दिखाई दे जाएंगे। यही आपसे पूछा जाए कि भाई चलिए गांधी जी के पहले आंदोलन या सबसे बड़े मास आंदोलन अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन के समय, ग्वालियर वंश का शासक कौन था, ग्वालियर में सिंधिया वंश का शासक कौन था, तो आपको दिखाई दे जाएंगे माधवराव सिंधिया। इनके विषय में आपको जितने भी शुरुआती तौर पर क्या दिखाई देगा, राष्ट्रवाद दिखाई देगा, उस समय ये आपको क्या दिखाई दे जाते हैं, इसके शासक देखने को मिलते हैं। इनके पुत्र के रूप में आप किन्हें जानते हैं, जीवाजीराव सिंधिया जी को जानते हैं। इनके पुत्र कौन है, माधवराव सिंधिया जी के पुत्र आपको दिखाई दे जाएंगे जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया जी की 9 वर्ष की आयु में, इनके बाद बात करूंगा मैं जीवाजीराव सिंधिया की। जीवाजीराव सिंधिया 1925 में क्या रहते हैं, 9 वर्ष की आयु में क्या होता है, इनका राजा बन जाते हैं। जब 9 वर्ष की आयु में राजा बनेंगे, इनका विवाह होता आपका राजमाता विजया राजे सिंधिया से, और राजमाता विजया राजे सिंधिया के साथ इनका विवाह होता है, और वह आपको कहाँ की देखने को मिलती है, सागर की थी। मूल रूप से उनका जन्म कहाँ हुआ था, आपका सागर में हुआ था, राजमाता विजया राजे सिंधिया। और राजमाता विजया राजे सिंधिया हम कह सकते हैं कि सिंधिया वंश की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासिकाओं में से एक आप मान सकते हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया के ऊपर ही लिखी हुई आप लोगों ने देखी है एक रानी ऐसी भी, इन्हीं के ऊपर लिखी गई आपकी कृति थी। तो ये क्या जाते हैं, आपकी जीवाजीराव सिंधिया की हम बात करते हैं। जीवाजी राव सिंधिया कब से कब तक, आपका 1925 से लेकर के 1956 ईस्वी तक आपको दिखाई दे जाएंगे। कब तक है, 1925 से लेकर के 1956 ईस्वी तक आपको देखने को मिल जाते हैं। अब महाराजा अगर जीवाजीराव सिंधिया जी की बात की जाए तो इनका क्या था,
9 वर्ष की आयु में सिंधिया वंश के राज प्रमुख बने, सागर में जन्मी राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी से विवाह किया। किससे विवाह करते हैं? तो सागर में जन्मी आपका राजमाता विजयाराजे सिंधिया से। अब आप लोगों के पास यहां से एक और प्रश्न आता है, एक रानी ऐसी भी, यह किसके ऊपर लिखी गई जीवनी है या यह किसकी जीवनी है? तो मृदुला सिन्हा ने इनकी जीवनी लिखी है। मृदुला सिन्हा ने इनकी जीवनी एक रानी ऐसी भी की रचना की है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग, मृदुला सिन्हा के द्वारा। एक रानी ऐसी भी जो रचना है, यह किसने लिखी? आपका मृदुला सिन्हा ने लिखी। इनको इस बात को याद रख करके चल रहा है आपका। और 28 मई 1948 जब आपका क्या बनेगा, मध्य भारत का निर्माण होगा, उस समय जीवाजीराव सिंधिया आपका क्या बनते हैं? मध्य भारत के राज प्रमुख के रूप में आपको दिखाई देंगे। 28 मई 1948 भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नवगठित प्रांत मध्य भारत के राज प्रमुख के रूप में जीवाजीराव सिंधिया को नियुक्त किया गया। कब तक रहेंगे आपका? तो याद रखेंगे, ये आपको दिखाई दे जाएंगे 1948 से लेकर के 28 मई 1948 से लेकर के कब तक आपको दिखाई दे जाएंगे? तो 1 नवंबर 1956 तक क्या रहते हैं? तो यह मध्य भारत के आपको राज प्रमुख को दिखाई दे जाते हैं। अभी ये जो आपका मध्य भारत का गठन किया गया था, इसमें कितनी रियासतें थी? 25 रियासतों का संघ था। ठीक है, 25 रियासतों का संघ था, जिसकी शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी। ठीक है, जिसकी शीतकालीन राजधानी आपको क्या दिखाई देती है? ग्वालियर देखने को मिलती है। इतनी बातें आप लोग इनके साथ याद रखिए। सिंधिया वंश में इतनी बातें अगर आप लोगों को मालूम है तो बस इतना बहुत है। पीटी के हिसाब से जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन फैक्टों को याद रखना है और थोड़ा सा समय पीरियड याद रखना है। कई बार अब क्या हो रहा ना कि जो कार्यकाल है, जो समय टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड से क्या किया जाता है, आपसे उठा करके डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इस समय पर किसके समय पर यह आपका घटना देखने को मिलती है। बात क्लियर? इतनी आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए अब बातें किसको लेकर के करेंगे?
तो अब बातें हम स्टार्ट कर देंगे मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम को लेकर के। ठीक है, तो चलिए आकर के बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के कौन कौन सी घटना आपको देखने को मिलती है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों ने भारतीय जनमानस को निराश कर दिया और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के अत्यधिक दोहन के कारण कृषक जहां प्रभावित हुए, वहीं पर इनकी सैन्य नीतियों से सेना में भी क्या आया, आपका इनके खिलाफ विद्रोह की भावना जन्म लेती है। और इसी का परिणाम होता है कि ब्रिटिश के खिलाफ भारत के हर एक क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के द्वारा ब्रिटिश के खिलाफ आक्रोश पैदा होता है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में ब्रिटिश के द्वारा किए गए हस्तक्षेप ने भारतीय सामाजिक ताने बाने को क्या किया, आपका नष्ट कर दिया। और भारतीय सामाजिक ताने बाने को नष्ट किए जाने के कारण भारतीय जनता में ब्रिटिश के खिलाफ आक्रोश धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा था। इस आक्रोश की सबसे पहली ज्वाला अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो कहां से चालू होगी, तो अंग्रेजों के विरुद्ध मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। और आप लोगों ने देखा था सन 1813 ईस्वी का क्या आया, अधिनियम आया। 1813 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम में क्या किया गया, ब्रिटिश ने जो भारतीय बाजार था वह भारतीय बाजार सभी ब्रिटिशर्स के लिए खोल दिया। इसी के माध्यम से ईसाई मिशनरीज को क्या मिला, भारत में प्रवेश मिला। और ईसाई मिशनरी पहली बार हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त इनको धर्म प्रचार की छूट दी गई। और इस धर्म प्रचार की छूट के कारण जब ईसाई मिशनरीज भारत आएंगी, भारत में इन्होंने क्या किया, ईसाईकरण पर जोर दिया और ईसाई धर्म की महत्वता को बताना स्टार्ट किया। जब इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा को भी अपना क्या बनाया, माध्यम बनाया। ऐसा ब्रिटिश इसलिए कर रहे क्योंकि आपको यह बात भी मालूम होनी चाहिए कि ब्रिटिश को क्या चाहिए था, एक क्लर्क की जरूरत थी। जो ब्रिटेन से आ रहा था वो महंगा पड़ रहा था, इसलिए रंग रूप में भारतीय लेकिन आचार विचार में एक पक्का ब्रिटिश तैयार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के तहत इन्होंने क्या किया, ईसाई मिशनरीज को भारत में प्रवेश दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं, क्योंकि यहां पर आपकी औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, मशीनों के द्वारा वस्त्रों का निर्माण हो रहा, लेकिन इन वस्त्रों का अच्छा खरीदार कौन होगा, जिसके धर्म में, भाई सीधी सी बात थी, पहले तो धार्मिक ताने बाने से उस व्यक्ति को बाहर निकालना पड़ेगा, दूसरा उसके आचार विचार और रुचि में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षा के माध्यम से आप प्रचार प्रसार करेंगे, आप ईसाइयत के फायदे गिनाएंगे। और जब ये सारी चीजें चलती हैं तो भारत में ईसाइयत जो है आगे धीरे धीरे जो ईसाईकरण आपका बढ़ना स्टार्ट होता है। और इसी का परिणाम था कि भारतीय पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई, हम कह सकते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण ईसाइयत को बैलेंस करने के लिए शुरू हुआ एक आंदोलन था, जिसके अग्रणी नेता के रूप में आपको राजा राममोहन रॉय जी देखने को मिलते हैं। इन्होंने क्या किया, ईसाईकरण में अत्यधिक जोर दिया। और जब जोर दिया तो इसके साथ साथ आपका भारतीय ताना, सामाजिक, जो अभी तक आर्थिक रूप से भारतीय परेशान थे, अब वो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी ब्रिटिश नीतियों से परेशान हो गए। और इसी का परिणाम था कि 1818 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में पहले से ही आपका भोसले नाराज चल रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया, सहायक संधि थोपी गई। मैंने बताया था आपको, पेशवा के भोसले में या पेशवा के घोंसले में सिंधिया ने होल कर दिया। तो घोंसले आपका क्या थे, घोंसले इनसे नाराज थे, भोसले आपका नाराज थे। और जब भोसले नाराज थे तो इसी समय आपका जबलपुर या हम कहेंगे महाकौशल के क्षेत्र में सन 1818 ईस्वी में ब्रिटिश के खिलाफ पहला विद्रोह उठ खड़ा होता है। और यहीं से मध्य प्रदेश के अंदर ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह की जो चिंगारी थी, लोगों के अंदर जो दबी हुई आग थी, उसे सुलगने का मौका प्राप्त होता है। और यहीं से मध्य प्रदेश में क्या हो जाएगा, ब्रिटिश के खिलाफ आक्रोश की आग निकल करके सामने आ जाएगी। तो इस बात को हम नोट डाउन करते हैं। आइए,
मध्य प्रदेश में ब्रिटिश के खिलाफ पहला आंदोलन 1818 ईस्वी में महाकौशल क्षेत्र में हुआ, जिसका नेतृत्व, याद रखेंगे आप लोग, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो नागपुर के अप्पा भोसले के द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व अप्पा भोसले जी द्वारा किया गया। ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ पहला विद्रोह की आग आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। कारण क्या था भैया? कारण तो आप सभी जानते हो कि ब्रिटिश ने इनको क्या किया, जब इनसे संधि की तो कहा भैया मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी एवं नर्मदा कछार का क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य किया और कहा कि आप सिर्फ नागपुर तक समझ करके रह जाइए। ये बात जो है अप्पा जी भोसले को पसंद नहीं आई, और अप्पा जी भोसले को जब आपका पसंद नहीं आई तो अप्पा जी भोसले ने क्या कर दिया? आपका विद्रोह कर दिया। कारण क्या था? तो कारण भी याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि क्या कारण था, ऐसा कौन सा रीजन था जिसके कारण इनको क्या करना पड़ा? क्रांति करनी पड़ी। रीजन अगर आपसे पूछा जाए कभी, या कारण आपसे पूछ लिया जाए, तब आप लोग क्या बताएंगे? रीजन बता देंगे। कारण क्या था आपका? तो लिख लीजिए, मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, ठीक है, सिवनी, एवं नर्मदा के कछारी भाग को भोसलों से कराने का आदेश देने के कारण कि यह क्षेत्र अब किसके होंगे? डायरेक्ट ब्रिटिश के होंगे। इसके खिलाफ क्या कर देंगे? आपका विद्रोह कर देंगे। विद्रोह से कोई फर्क पड़ेगा ब्रिटिश को? नहीं, विद्रोह को कुचल दिया जाएगा और यह क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाएगा? ब्रिटिश के पास आ जाएगा। ब्रिटिश जैसे क्या कर देते? आपका सेंट्रल प्रोविंस किसके अंतर्गत, इसमें गठन किसका करेंगे? तो इसका सेंट्रल प्रोविंस के रूप में आपको दिखाई देगा। लेकिन स्टार्टिंग दौर पर जब इन क्षेत्रों को लेकर के ये क्या करेंगे? सेंट्रल प्रोविंस का गठन करेंगे। इसे किसके अंतर्गत शामिल करेंगे? तो इसको शामिल करेंगे आपका आगरा के अंतर्गत। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंतर्गत इसका प्रशासन आपका अभी शुरुआती दौर पर शामिल किया जाएगा ब्रिटिश के द्वारा। और इसी का परिणाम था कि इनके खिलाफ क्या किया गया? 1818 में महाकौशल क्षेत्र में ब्रिटिश के खिलाफ आपका विद्रोह की आग उठ करके सामने आती है। ब्रिटिश को मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जिसने सबसे बड़ी चुनौती दी, उन व्यक्ति का नाम था आपका कुंवर चैन सिंह। ठाकुर कुंवर चैन सिंह आपको दिखाई दे जाएंगे 1824 ईस्वी में। अगर ब्रिटिश के खिलाफ पहली बार कोई बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ और किसी ने विद्रोह किया और विद्रोह के बुगुल को फूका, तो ठाकुर कुंवर चैन सिंह थे। नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार ठाकुर कुंवर चैन सिंह। ठाकुर कुंवर चैन सिंह के साथ ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश एजेंट है आपका मैडॉक, मैडॉक के द्वारा क्या किया गया? भोपाल की संधि की गई और भोपाल की संधि के माध्यम से ठाकुर कुंवर चैन सिंह को कहा गया कि जो आपका सीहोर है, सीहोर के क्षेत्र में हम क्या बनाएंगे? सैनिक छावनी बनाएंगे और यह सैनिक छावनी आपका पूरे सबको, आपको भी सुरक्षा प्रदान करेगी। तो नरसिंहगढ़ रियासत पे भी आज से किसका अधिकार होगा? ब्रिटिश का होगा। और नरसिंहगढ़ रियासत को अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर रहे
तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी बातें माननी पड़ेंगी। ठाकुर कुंवर चैन सिंह ने कहा कि ये तो बड़ी बात हो गई, हम मान जाए फिर नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार नहीं। मैडॉक के आदेश को इन्होंने मानने से मना कर दिया। जब मैडॉक के आदेश को इन्होंने मानने से मना कर दिया और कहा कि हम नरसिंहगढ़ रियासत में पैदा होने वाला जो अफीम था उसकी मांग की गई कि नरसिंहगढ़ रियासत में जो अफीम पैदा होता है वह अफीम सीधा किसको दिया जाएगा, ब्रिटिश को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं तो एक ढेला नहीं दे रहा, आप तो अफीम की बात कर रहे हो, अफीम तो बड़ी बात है, मैं आपके लिए एक ढेला नहीं दे सकता। और जब उन्होंने देने के लिए मना कर दिया तो इन्हें क्या किया गया, कहा गया कि ठीक है आइए, आपसे क्या होगी, मुलाकात होगी और मुलाकात करके आपसे हम बात करेंगे। तो कहा ठीक है भाई, आप मुझे क्या कर सकते हो, बैठ करके हम बात कर सकते हैं। और भाई इनको बुलाया गया, कहा गया कि आपसे जो है बैरसिया में वार्ता की जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है हम आते हैं, बैरसिया वार्ता करेंगे। बैरसिया वार्ता के दौरान भी जब ब्रिटिशर्स के द्वारा इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, इन्होंने मना कर दिया, कहा गया नहीं मानता मैं। तो इन्हें ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट आपका मैडॉक ने एक आदेश जारी किया कि या तो आप आकर के मुझसे कहां पर मिलिए, सीहोर के दशहरा ग्राउंड पे मिलिए, या तो हम क्या करेंगे, नरसिंहगढ़ रियासत के ऊपर हमला कर देंगे। उन्होंने कहा चलो मिल लेते हैं, और अपने 46 सैनिकों के साथ पहुंचेंगे दशहरा मैदान आपका सीहोर में। और दशहरा मैदान सीहोर में पहुंचने के बाद ब्रिटिश के साथ, क्योंकि इनको मालूम था परिणाम क्या होना है, परिणति क्या होनी है, ब्रिटिश की साजिशों के बारे में मालूम था। इनके 2 मंत्री हैं, एक तो रहेंगे आनंद राम बख्शी और दूसरे रहेंगे आपका मंत्री स्वरूप राम बोहरा। ये दोनों क्या करते हैं, दोनों जो है ब्रिटिश के साथ मिले होते हैं, और दोनों ब्रिटिश के साथ मिलकर के ठाकुर कुंवर चैन सिंह के खिलाफ ब्रिटिश को बताते रहते हैं। इस बात का ठाकुर साहब को पता चल गया कुंवर चैन सिंह जी को, और कुंवर चैन सिंह जी ने दोनों को कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, और लंबा कर दिया, मतलब लिटा दिया। उनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, मार गिराया। और जब मार गिराया तो इस बात से रुष्ट हो जाएगा मैडॉक, और मैडॉक कहेगा कि आप आइए और जो है आकर के बैरसिया में वार्ता कीजिए। और कहा गया कि नरसिंहगढ़ रियासत सबसे पहला काम क्या करेगी, ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करेगी। यहां पैदा होने वाली जो अफीम है वो सिर्फ और सिर्फ किसको दी जानी चाहिए, ब्रिटिश को दी जानी चाहिए। ठाकुर चैन सिंह ने कहा ठीक है भाई, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन देंगे नहीं। और जब देने से मना कर दिया तो मैडॉक ने कहा कि ठीक है आप कहाँ आएंगे, आइए और आकर के सीहोर में मुलाकात कीजिए। भैया ये 24 जून सन 1924 की बात थी, 24 जून सन 1924। अपने विश्वसनीय हिम्मत खां और बहादुर खां, 2 इनके विश्वास पात्र सैनिक हैं, सेनापति हैं, सहित 43 सैनिकों को लेकर के कहाँ पर पहुँचते, आपका सीहोर के दशहरा मैदान पर पहुँचे, जहाँ पर ब्रिटिश के साथ मुठभेड़ हुई। और मुठभेड़ के बाद क्या हुआ, आपका इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता, आपका कौमी एकता दिवस मनाया जाता है। इन बातों को हम क्या करते हैं, अब नोट डाउन करते हैं। तो आइए लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठाकुर कुंवर चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह, ठीक है। कौन है आपके, कुंवर चैन सिंह आपको दिखाई दे जाएंगे। कहाँ से हैं तो याद रखेंगे आप लोग, इनके 1924 की बात कर रहे हैं। ये आपको दिखाई दे जाएंगे नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार हैं, ठीक है। क्या है, आपके राजकुमार के रूप में आपको दिखाई देते हैं। इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद एवं मंगल पांडे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इन्हें, तो याद रखेंगे मंगल पांडे कहा जाता है। इन्होंने
1824 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युद्ध लड़ा। रीजन क्या है इसका भी, या आपसे पूछा जाए कारण, या आप क्या कहोगे कारण क्या है? तो कारण क्या क्या है आपका, तो याद रखेंगे भोपाल की संधि, यही सबसे महत्वपूर्ण आपको कारण देखने को मिलेगा। भोपाल की संधि क्या थी, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इसके माध्यम से क्या था आपका, तो इसमें आपको सीहोर को सैनिक छावनी बनाने का जो है प्रस्ताव था। इसके प्रावधान क्या थे? प्रावधान सीहोर को ब्रिटिश छावनी बनाना, यह क्या था इसका सबसे प्रमुख प्रावधान था। ऐसे क्या बनाया जाना आपका, ब्रिटिश छावनी बनाया जाना। ठीक है, इसके साथ साथ आपका नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़ के राजनीतिक अधिकार सौंप दिया गया। अगला प्रावधान क्या था आपका, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, ठीक है, किसका किसका, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और साथ में आपका राजगढ़ के, खिलचीपुर एवं राजगढ़ का अधिकार प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया जाता है आपका, राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। और कुंवर चैन सिंह ने इसे क्या कर दिया आपको, इन बातों से रुष्ट होकर के कुंवर चैन सिंह ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इनकार नहीं बल्कि मना कर दिया। मना कर दिया, क्या कर देता आपका, मना कर देता भैया कि हम नहीं कर पाएंगे। जब मना कर दिया तो अब क्या होगा भैया, मना कर दिया तो ब्रिटिश कुछ तो करेंगे। तो ब्रिटिश ने बताया नरसिंहगढ़ रियासत के दो व्यक्ति थे, ठीक है, कौन आपको दिखाई दे जाएंगे, याद रखेंगे आप सभी, नरसिंहगढ़ रियासत के दो गद्दार थे। एक व्यक्ति का नाम मैंने आपको पहले ही बताया, आपको दिखाई दे जाएंगे आनंद राम बख्शी, और आपका मंत्री स्वरूप राय बोहरा। राम बख्शी एवं मंत्री स्वरूप राम बोहरा। ब्रिटिश के साथ
मिलकर कुंवर चैन सिंह के साथ गद्दारी कर रहे थे और सारी जानकारियां किसको दे रहे थे? ब्रिटिश को दे रहे थे। इस कारण कुंवर चैन सिंह द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। ठीक है, किसकी हत्या कर दी जाती? इनकी हत्या कर दी जाती। जब मार गिराया गया तो ब्रिटिश कहेंगे कोई बात नहीं। इसके बाद ब्रिटिश ने इनको कहां पर बुलाया भैया? कहा कि आइए बैरसिया में बैठ करके क्या करते हैं? अपनी वार्ता करते हैं, देखते हैं कि क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं से हमको जूझते हुए आगे बढ़ना और कैसे अपने आप को बना करके बचा करके चले। इसके बाद क्या किया गया? आपका बैरसिया वार्ता। बैरसिया क्या आयोजित की गई? आपकी वार्ता आयोजित की गई। बैरसिया वार्ता में ठाकुर कुंवर चैन सिंह से कहा गया कि आप क्या करिए, नरसिंहगढ़ रियासत क्या करे, या तो ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार कर ले, नरसिंहगढ़ रियासत ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करे। पहली शर्त इसकी, आपकी शर्तें क्या थी? शर्तें देख लीजिएगा आप लोग, शर्तें लागू हैं। ब्रिटिश ने कह दिया भैया पहला तो आप क्या करोगे? ब्रिटिश अधीनता स्वीकार कर लो, तुमको बख्श देंगे, कोई बात नहीं है। दूसरा क्या कर दो? तो कह दिया यहां पैदा होने वाली जितनी भी अफीम है अंग्रेजों को दी जाएगी, तथा यहां होने वाली अफीम सिर्फ ब्रिटिश को ही दी जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, कंपनी इस अफीम का क्या करेगी? कंपनी इस अफीम का क्या करेगी? तो देखो मैं आपको बता देता हूं ये अफीम क्यों मांग रहे हैं, अफीम मांगने के पीछे का कारण क्या है। आखिर ब्रिटिश को ऐसा कौन सी जरूरत आन पड़ी जो इनको अफीम चाहिए? तो अफीम इसलिए चाहिए, या आपको क्या दिखाई दे जाएगा? एक ट्रायंगल आप समझिएगा। यहां पर आपको क्या दिखाई देता है? ये आपको देखने को मिलेगा, यह है कलकत्ता। ये क्या आपका कलकत्ता है, ये आपका क्या है? लंदन है। और यहां पर आपका क्या है? कैंटन है। कैंटन कहां पर है? आपका चाइना में आपको दिखाई देगा। कलकत्ता कहां है आपका? ये आपको दिखाई दे जाएगा इंडिया में। ये आपको कहां पर दिखाई दे जाएगा? ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेगा। अब ब्रिटिश क्या कर रहे थे? ब्रिटिश व्यापार कर रहे थे। व्यापार किससे कर रहे हैं? आपका चाइना से व्यापार कर रहे हैं। चाइना से इनकी कौन सी जरूरतें पूरी होती थी? तो ये व्यापार के माध्यम से चीन से क्या लिया करते थे? याद रखेंगे आप लोग, चीन से ये मंगाया करते थे आपका चाय। चाय का व्यापार किसके साथ किया करते थे? चीन से ये क्या बुलवाया करते थे? चाय बुलवाते थे। और चाय की अवध में इनको क्या करना पड़ता था? पैसे देने पड़ते थे कैंटन को, जिससे भुगतान जो संतुलन था वह किसके पक्ष में हुआ करता था? हमेशा चाइना के पक्ष में था। और ब्रिटिश को हर बार देनदारी किससे बनती थी? चाइना से। इन्होंने इसके लिए अपने पास भुगतान संतुलन अपनी तरफ बनाने के लिए, क्योंकि भाई कलकत्ता क्या है? भारत क्या है? तो भैया ये तो उपनिवेश है ना, उपनिवेश आपको दिखाई दे जाएगा। भाई थोड़ी बहुत चाय की जरूरतें तो भारत से पूरी हो जाया करती थी व्यापार में, लेकिन अधिकतर आपकी जरूरतें बची रह जाती थी। और इसी बात को ध्यान में रख करके क्या किया गया? कहा गया कि भैया ये जो कलकत्ता है, कलकत्ता के माध्यम से आपका कैंटन क्या भेजा जाता था? तो कैंटन भेजा जाता था भैया आपका अफीम। ब्रिटिश के द्वारा इन्हें क्या दिया जाता था? आपका अफीम दिया जाता था। अब जब अफीम आपका कहां की तरफ दिया जाएगा? चाइना की तरफ। और चाय किससे ली जाएगी? चाइना से। अब भुगतान संतुलन किसके पक्ष में आ गया? आ गया ब्रिटेन के पक्ष में, लंदन के पक्ष में। इसी को कहा जाता आपका व्यापारिक
त्रिकोण कहा गया है, या आपका ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेड ट्रायंगल आपको दिखाई दे जाएगा। ट्रेड ट्रायंगल में आपका क्या है, लंदन अपने व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में किसका उत्पादन करवाता था, तो भारत में उत्पादन करवाता था अफीम का, ओपीएम का। ओपीएम कहां भेजता था, कैंटन भेजता था, चाइना। यहां से उसे क्या प्राप्त होता था, चाय लेता था। व्यापार संतुलन तब भी किसके पक्ष में रह जाता था, ब्रिटिश के। पैसा किससे चाहिए, नशा बेच दिया, चाय ले ली। और इसी कारण आपको दिखाई देगा वर्ल्ड हिस्ट्री, जब आप जाकर के देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा ओपीएम वॉर। ओपीएम वॉर इतना नशेड़ी बना दिया कि चाइना वालों की आज तक आंखें नहीं खुल पाई। ये सारा काम किसने किया, ब्रिटिश ने किया, कि सिर्फ नशा बेचता रहा और नशे जितना हो सके उतना ज़्यादा अफीम अपने व्यापारिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बेचता रहा। इसलिए कहा कि ये जो अफीम है, ये अफीम किसको मिलनी चाहिए, मुझको मिलनी चाहिए, ब्रिटिश ने कहा। तो इस बात को जो है किसने अस्वीकार कर दिया, चैन सिंह द्वारा इन दोनों शर्तों को मानने से मना कर दिया। चलिए, अफीम ब्रिटिश को दी जाएगी। कुंवर चैन सिंह ने मानने से मना कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, आपका मानने से मना कर दिया और कहा कि नहीं मानता मैं। तो भैया इसके बाद अब क्या होगा, मैडॉक ने चैन सिंह को सीहोर आने का फरमान भेजा। क्या भेज देता, अपना फरमान भेज दिया भैया कि आइए अब आप मुलाकात कीजिए मुझसे, कहां पर आकर के, सीहोर। इन्होंने कहा ठीक है, और ठीक करके क्या कर दिया इन्होंने, 24 जून 1824 को अपने विश्वास पात्र सेनापति, ठीक है, किसके साथ, अपने विश्वास पात्र सेनापति हिम्मत खां और बहादुर खां। एक कौन है आपका, हिम्मत खां, दूसरे कौन है आपके, बहादुर खां। ठीक है, कौन है आपका, बहादुर खां के साथ एवं 43 सैनिकों के साथ सीहोर के दशहरा मैदान पर पहुंचे। ठीक है, कहां पर पहुंच जाते, आपका दशहरा मैदान पर पहुंच जाएंगे। और कहा जाता है कि भैया ये जो जिस दिन आपका क्या है, 24 जून के दिन ये पहुंचेंगे, यहीं पर आपका क्या है, इनकी शहादत दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है, तो इनकी पुण्यतिथि को आपका 24 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है, तो 24 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार जो है कौमी एकता दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, अब ये यहाँ पर पहुँचेंगे, ब्रिटिशर्स के साथ जो है युद्ध होगा और इस युद्ध में क्या हुआ, आपका ये शहीद हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु होती है, इनका क्या है, सर कट जाता है, इनके धड़ को लेकर के, इनका सर नहीं, इनके धड़ भी लड़े हैं, और धड़ को लेकर के इनका घोड़ा कहाँ तक लौट करके जाएगा, वापस नरसिंहगढ़ रियासत पहुँचेगा, जहाँ पर इनकी पत्नी कुंवरानी देवी ने परशुराम झील के किनारे कुंवरानी मंदिर का क्या करवाया, आपका निर्माण करवाया है। और यही आपके भारत के पहले शहीद के रूप में, अगर मध्य प्रदेश के पहले शहीद के रूप में जाने जाते हैं।
ब्रिटिश के साथ युद्ध करते समय शहीद हो गए। शहीद हो गए। इनकी या इनके शहादत दिवस 24 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार कौमी एकता दिवस के रूप में मनाती है। किसके रूप में मनाती है? तो कौमी एकता दिवस के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इनकी समाधि कहां पर है? कुंवर चैन सिंह की समाधि। तो इसे भी याद रखेंगे आप सभी कि कुंवर चैन सिंह की समाधि कहां पर है। कुंवर चैन सिंह की समाधि सीहोर के दशहरा मैदान में है। कहां पर है? आपका सीहोर के दशहरा मैदान में आपको देखने को मिलेगी इनकी समाधि। यही आपका मध्य प्रदेश का पहला शहीद, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। नेक्स्ट आकर के लिख लीजिए, इनकी पत्नी द्वारा कहां पर? तो याद रखेंगे आप सभी, परशुराम सागर के पास नरसिंहगढ़ में। परशुराम सागर के पास नरसिंहगढ़ में कुंवरानी मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, इनकी पत्नी द्वारा परशुराम सागर के पास नरसिंहगढ़ में कुंवरानी मंदिर का निर्माण करवाया, इनकी शहादत में लेकर के। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कुंवर चैन सिंह के विषय में इतनी जानकारी कैसे, कि जिनके सर नहीं उनके धड़ भी लड़ते थे, जिन्हें देखकर सीहोर के दशहरा मैदान में ब्रिटिश थर 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 कांपते थे। ये बातें कौन बताता है आपका? तो ये बातें बताई जाएगी आपका कुंवरानी राजावत, इनकी पत्नी है। उन्होंने इस बात को जो है ये मंदिर का निर्माण तो करवा दिया। भैया बुंदेले हरबोलों के द्वारा चैन सिंह राजा की क्या करूं बड़ाई, फिरंगियों को भी फिर दे धूल चटाई, आपका गाया जाता है। हरबोलों द्वारा कुंवर चैन सिंह की बहादुरी की कथा का गायन किया जाता है। वही बुंदेले हर बोलो सबके मुंह सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये दोनों क्या है? आपकी जातियां हैं। और यही ये गाने का काम करते हैं, किया जाता है। किसके माध्यम से? चैन सिंह राजा की क्या करूं बड़ाई। ठीक है, चैन सिंह राजा की क्या करूं बड़ाई, फिरंगियों को भी भुला दी रे लड़ाई। भुला दी लड़ाई, ये क्या है? गाया जाने वाले कुछ गीत के आपकी लाइनें।
तो इन्होंने फिरंगियों को भी युद्ध के मैदान में धूल चटा दी और लड़ाई भुला दी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत आभार है और उम्मीद करता हूँ कि माता रानी से आपके लिए जो मांगूंगा आप लोग जो है माता रानी आप सभी को देंगी। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जब आप ये क्लास देख रहे होगे तो हम वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे होंगे। धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।